हेलो दोस्तों, आज हम एक और डरावनी केस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके मेरा सपोर्ट करें। हर माता पिता अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए यह समझाते हैं कि अजनबियों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वे यह बताते हैं कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए और किसी भी हालत में अजनबी की कार में नहीं बैठना चाहिए। यह बातचीत करना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप इन सावधानियों के पीछे के कारण और इन्हें नजरअंदाज करने के परिणामों के बारे में समझाते हैं। अमेरिकी हाई स्कूल की छात्रा अबिगेल हर्नांडेज की कहानी एक शक्तिशाली सबक है, जो यह दिखाती है कि जब आप लापरवाह होते हैं और किसी अजनबी पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो क्या हो सकता है। वह अजनबी जो पहली नजर में मददगार लगता है, लेकिन असल में वह एक राक्षस होता है। अबिगेल को उम्मीद थी कि एक दयालु आदमी उसे घर छोड़ देगा, लेकिन इसके बजाय वह एक असली राक्षस के जाल में फंस गई। अबिगेल, जिसे एबी भी कहा जाता है, का जन्म न्यू हैम्पशायर के मैनचेस्टर में हुआ था। वह रूबेन और जेनिया हर्नांडेज की दो बेटियों में से छोटी थी और अपनी बड़ी बहन सारा के साथ बड़ी हुई, जिसके साथ वह बहुत करीब थी। एबी की मां स्थानीय अस्पताल में नर्स थी, जबकि उनके पिता एक सेल्स एजेंट थे। हर्नांडेज परिवार मजबूत, खुशहाल और आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन जब एबी मिडिल स्कूल में थी तो उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया। तलाक के कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और एक नया परिवार शुरू किया, जबकि उनकी पहली शादी की बेटियां अपनी मां के साथ रहती रहीं। रूबेन ने अपने बड़े बच्चों को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ जन्मदिन और क्रिसमस की बधाई तक सीमित रह गया। एबी बचपन से ही सक्रिय, जिज्ञासु और मिलनसार बच्ची थी। उसके हमेशा बहुत सारे दोस्त थे और वह लगातार अलग अलग शौक और गतिविधियों के बीच घूमती रहती थी। उसे सब कुछ आजमाने और हर जगह होने की इच्छा थी। एबी एक प्रतिभाशाली कलाकार थी, फोटोग्राफी का आनंद लिया, बहुत पढ़ती थी और विदेशी भाषाएं सीखती थी, जो उसे आसानी से आ जाती थी। लगभग 12 साल की उम्र में एबी एक स्थानीय आउटडोर क्लब की सदस्य बन गई, जहां वह नियमित रूप से कैंपिंग ट्रिप्स पर जाती थी, हाइकिंग करती थी और पहाड़ों से प्यार करने लगी। उसने जंगल में जीवित रहने के कौशल भी सीखे, जिन्हें उसने विभिन्न रोमांचक गतिविधियों में इस्तेमाल किया। न्यू हैम्पशायर की प्राकृतिक सुंदरता, जंगल, पहाड़ और नदियां से इसे आउटडोर गतिविधियों, हाइकिंग और चढ़ाई के लिए एक स्वर्ग बनाती है। यह एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश से साहसिक प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। अबिगेल हर्नांडेज के सहपाठियों ने उसे बहादुर, होशियार, दोस्ताना और दृढ़ निश्चयी लड़की बताया, जो आसानी से लोगों से जुड़ सकती थी। वह ऐसी व्यक्ति थी जो किसी भी विषय पर बातचीत में शामिल हो सकती थी, चुनौतियों से नहीं डरती थी और हमेशा अपने आसपास के लोगों में आशावाद फैलाती थी। एबी एक जगह बैठने वाली नहीं थी, वह हमेशा चलती फिरती रहती थी और अपने भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाती थी। 2013 की गर्मियों में एबिगेल के लिए बहुत सारे रोमांचक घटनाक्रम हुए। जब वह सितंबर में स्कूल लौटी तो वह अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में कहानियां सुनाने लगी। जहां वह गई थी, उसने क्या देखा और उसने क्या क्या किया। इस समय तक 14 साल की एबी ने एक लड़के जिमी के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू कर दिया था, जो उसी स्कूल में पढ़ता था और उससे 1 साल बड़ा था। एबी की मां जेनिया को इस रिश्ते के बारे में पता था और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अक्टूबर 2013 की शुरुआत में, जब फॉल ब्रेक और उसका 15वां जन्मदिन नजदीक था, एबिगेल अपने आउटडोर क्लब के अन्य सदस्यों के साथ एक हाइकिंग ट्रिप की योजना बना रही थी। कक्षाओं के बाद उसने पास के पार्क में घूमने की योजना बनाई, लेकिन उसने अपनी मां से वादा किया कि वह देर से बाहर नहीं रहेगी। हालांकि शाम लगभग 5 बजे तक जब एबी घर नहीं लौटी तो जेनिया ने उसे फोन करने का फैसला किया, लेकिन पाया कि एबी का फोन बंद था। चिंतित लेकिन शांत रहने की कोशिश करते हुए जेनिया ने सोचा कि शायद एबी किसी दोस्त से मिल गई होगी और हो सकता है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो गया हो। कुछ घंटों बाद जब एबी से कोई खबर नहीं मिली और उसे फोन करने की कोशिश करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो जेनिया घबरा गई। उन्होंने एबी के दोस्तों और शिक्षकों को फोन करना शुरू कर दिया, ये जानने की कोशिश की कि वह स्कूल से कब निकली और कहां गई होगी। स्कूल ने उन्हें बताया कि एबी कक्षाओं के तुरंत बाद निकल गई थी और उसने अपने दोस्तों को बस स्टॉप पर अलविदा कहा था।
जहां से वे सभी स्कूल बस में चढ़ गए थे। हालांकि एबी ने घर पैदल जाने का फैसला किया था। एबी के किसी भी दोस्त ने उसे नहीं देखा था, वह किसी के घर नहीं गई थी और उसने किसी को फोन नहीं किया। यहां तक कि जिमी भी उससे संपर्क नहीं कर पाया। हालांकि उनकी उस दिन बाद में मिलने की योजना थी। डरी हुई जेनिया ने अपनी बड़ी बेटी सारा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर एबी की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। क्योंकि एबी एक नाबालिग थी, इसलिए उसकी तलाश तुरंत शुरू हो गई। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसके सेल फोन का आखिरी सिग्नल उसके घर से लगभग 1 मील दूर पकड़ा गया था। लगभग तुरंत ही गायब हाई स्कूल छात्रा के बारे में खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी। एबी की तस्वीर, उसके कपड़ों का विवरण और उसके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क नंबर वाले पोस्टर जल्दी से प्रिंट किए गए और वितरित किए गए। अगली सुबह 7 बजे के समाचार में गायब लड़की की कहानी प्रसारित की गई, जिसमें किसी भी जानकारी वाले लोगों से आगे आने का आग्रह किया गया। सैकड़ों पुलिस अधिकारियों, स्वयंसेवकों और चिंतित नागरिकों ने 14 साल की लड़की की तलाश में शामिल हो गए। उन्होंने स्थानीय पार्क, खाली जगहों, जंगलों, पानी के निकायों और परित्यक्त इमारतों की तलाशी ली। कानून प्रवर्तन ने विभिन्न सुरागों की जांच की, संभावित गवाहों की तलाश की और एबी के दोस्तों और परिवार से पूछताछ की, लेकिन हर प्रयास खाली हाथ रहा। जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या एबी के कोई दुश्मन, शिकायतें या शायद कोई जरूरत से ज्यादा जिद्दी प्रशंसक था। लेकिन एबी को जानने वाले हर व्यक्ति ने कहा कि वह हमेशा पार्टी की जान रहती थी। एक दोस्ताना, खुली और दयालु लड़की थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और उसके किसी भी दोस्त ने कभी किसी को उसका पीछा करते या परेशान करते नहीं सुना था। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले एबी के बॉयफ्रेंड जिमी से पूछताछ की, जो जल्दी ही प्राथमिक संदिग्ध बन गया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उनके बीच कोई असहमति या तर्क हुआ था, क्या उसे उससे नाराज होने का कोई कारण था या क्या उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद हो सकता है। लेकिन जिमी इन सवालों से हैरान लग रहा था। यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे संदिग्ध क्यों माना जा रहा है और यह नहीं समझ पा रहा था कि कोई कैसे सोच सकता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। जिमी के पास एबी के गायब होने के समय के लिए एक मजबूत एलिबी था, जिसकी पुष्टि न केवल उसके परिवार ने की बल्कि उसके शिक्षकों और लगभग 1 दर्जन दोस्तों ने भी की। उस दिन उसका शेड्यूल भरा हुआ था। स्कूल, खेल प्रैक्टिस, अपने स्कूल बैंड के आगामी प्रदर्शन के लिए रिहर्सल और उसके दादा के जन्मदिन की पार्टी, जिसमें वह बिना किसी चूक के शामिल हुआ। जिमी ने पूरी तरह से जांच में सहयोग किया। पुलिस को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था, लेकिन इससे केस को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि एबी हवा में गायब हो गई थी। महीनों की तलाश के बावजूद एक भी सुराग या संकेत नहीं मिला कि आगे कहां देखा जाए। जांचकर्ताओं ने समझ लिया कि किशोरी को जीवित पाए जाने की संभावना कम होती जा रही है, लेकिन एबी का परिवार हार मानने को तैयार नहीं था। अबिगैल के गायब होने के लगभग 1.5 महीने बाद उसकी मां को उनके घर के मेल बॉक्स में अपनी गायब बेटी का एक अजीब पत्र मिला। पत्र में एबी ने माफी मांगी कि उसने जो किया उसके लिए और कहा कि वह ठीक, स्वस्थ और सुरक्षित है। उसने लिखा कि वह अपनी मां और सारा से प्यार करती है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि वह कहां है। संदेश के अंत में एक रहस्यमय और काफी पेचीदा वाक्य था, सपने सच होते हैं। हैंडराइटिंग ने पुष्टि की कि पत्र वास्तव में एबी ने लिखा था और यह नवंबर की शुरुआत का था, जिसका मतलब था कि किशोरी के जीवित होने की संभावना अधिक थी। लेकिन वह कहां हो सकती थी और वह अपने गायब होने का असली कारण क्यों नहीं बता सकती थी? क्या वह डरी हुई थी या किसी ने उसे यह पत्र लिखने के लिए मजबूर किया था? तुरंत एक सिद्धांत सामने आया कि अबिगैल ने घर से भागने का फैसला किया था, लेकिन अपने बारे में खबर देखकर उसने अपने परिवार को यह बताने का फैसला किया कि वह जीवित है। यह अटकलें लगाई गईं कि शायद एबी गर्भवती थी और बच्चे के पिता के साथ भाग गई थी, अपने परिवार के गुस्से और दूसरों के फैसले से डरकर। हालांकि हर्नांडेज परिवार इस गर्भावस्था और भागने के सिद्धांत से नाराज था। सारा ने दृढ़ता से कहा कि अगर उसकी छोटी बहन गर्भवती होती तो वह सबसे पहले जानती, क्योंकि वे हमेशा बहुत करीब थीं और एक दूसरे से कोई राज नहीं छिपाती थी। इसके अलावा एबी का एकमात्र बॉयफ्रेंड जिमी था। उसके अनुसार वे अभी तक फिजिकल नहीं हुए थे और वे दोनों अभी भी कुंवारे थे।
एबी के दोस्तों ने भी इसकी पुष्टि की, यह कहते हुए कि उसने जिमी के अलावा किसी और के साथ डेट नहीं किया था और उसने कभी किसी अन्य क्रश या रिश्ते का जिक्र नहीं किया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिरांडा भी दृढ़ थी कि एबी गर्भवती नहीं हो सकती थी और वह कभी भी भागकर अपनी मां और बड़ी बहन को इतना दर्द नहीं देती। इसके अलावा एबी के सभी दस्तावेज, निजी बचत और कीमती सामान अभी भी घर पर थे। जांचकर्ताओं ने पत्र का गहनता से विश्लेषण किया, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें लड़की को खोजने के लिए कोई सुराग या संकेत मिलेगा। दुर्भाग्य से कोई छिपा हुआ संदेश या मदद का कोई संकेत नहीं मिला। इसके बावजूद एफबीआई ने केस में शामिल हो गया, इसे अपहरण के रूप में वर्गीकृत किया। उनका मानना था कि एबी को जबरन रखा गया था और पत्र को सख्त आदेशों के तहत लिखा गया था। यह सही अनुमान निकला क्योंकि अपहरणकर्ता और उसका शिकार हर्नांडेज घर से सिर्फ कुछ दर्जन मील दूर थे। और भी परेशान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अपहरणकर्ता के घर का कई बार दौरा किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब समय है अपहरणकर्ता का परिचय कराने का। नथानिएल या सिर्फ नेट की भी का जन्म एबी के ही शहर में हुआ था। उसके परिवार के बारे में ज्यादा विश्वसनीय जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों का कहना है कि वह अकेले अपनी मां द्वारा पाला गया था और उसे अपने जैविक पिता के बारे में कभी पता नहीं चला। स्कूल के दिनों में नेट एक असली परेशानी खड़ा करने वाला बदमाश और वह बच्चा था जिससे हर कोई डरता था। वह लगातार झगड़े में पड़ता था और अपने आसपास के लोगों से टकराता था। और भी परेशान करने वाली बात यह है कि उसने उन लोगों की एक सूची रखी थी जिन्हें वह पसंद नहीं करता था, वे लोग जिन्हें वह पीटना या किसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहता था। छोटी उम्र से ही उसने दूसरों के प्रति आक्रामकता और क्रूरता दिखाई, जिससे उसके साथी उसे टालने लगे, जबकि शिक्षक उसके व्यवहार से निपटने के लिए संघर्ष करते थे। एक किशोर के रूप में युवा किबी ने विभिन्न अपराधों के लिए पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। वह एक गैंग का हिस्सा था जिस पर उसे बहुत गर्व था। उसे फायर आर्म्स का शौक था और उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके पास हमला करने, गंभीर चोट पहुंचाने, अवैध पदार्थ रखने और छोटी मोटी चोरी के लिए कानून के साथ कई मुठभेड़ हुए, लेकिन वह हमेशा सिर्फ एक चेतावनी के साथ बच निकलता था। दिलचस्प बात यह है कि नेट ने एबी के ही हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन चूंकि वह उससे 18 साल बड़ा था, इसलिए वे कभी भी स्कूल के अंदर या बाहर नहीं मिले। हाई स्कूल खत्म करने के बाद ऐसा लग रहा था कि नथानिएल ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने और अपने आपराधिक कार्यों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने एक स्थानीय व्यवसाय में नौकरी पाली, जहां सामान्य तौर पर उसके सहकर्मी और प्रबंधन उसके बारे में सकारात्मक थे। लेकिन कुछ साल बाद एक गंभीर विवाद के बाद नेट ने नौकरी छोड़ दी, उपनगरों में चला गया और एक ट्रेलर पार्क में बस गया जो एक समृद्ध पड़ोस से दूर था। पड़ोसियों ने उसे अजीब समझा और इस गुस्सैल और आक्रामक आदमी से दूर रहने की कोशिश की। 2011 में किबी, जो तब तक 30 के दशक में था, एक युवा लड़की से मिला और वास्तव में उसके साथ रहने लगा। वह एक बिगड़ैल परिवार से थी, घर से भाग गई थी और उस वयस्क आदमी के ट्रेलर में चली गई थी। उल्लेखनीय बात यह है कि उसने उनके करीबी रिश्ते को छिपाने की कोशिश भी नहीं की और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया। वह इस सब से बच निकला और उसे किसी भी तरह की सजा नहीं मिली। 2013 में नेट ने पहली बार अपहरण का प्रयास किया, लेकिन वह सौभाग्य से असफल रहा। उसने स्कूल के पास एक बस स्टॉप पर एक 15 साल की स्कूली लड़की पर हमला किया और उसे अपनी कार में जबरन ले जाने की कोशिश की। हालांकि उसने जमकर विरोध किया, खुद को छुड़ाने और मदद के लिए चिल्लाने लगी। चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग दौड़े आए और हमलावर तुरंत वहां से चला गया। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता और गवाहों के बयान के बावजूद केस जल्दी से बंद कर दिया गया और यह कभी भी मुकदमे तक नहीं पहुंचा। किसी कारण से किसी ने भी नहीं सोचा कि यह आदमी एक वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है। अब चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं जब एबी गायब हुई थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने 15वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लड़की को हाइकिंग बूट्स का एक उपहार मिला जो उसके लिए थोड़े टाइट थे। उसने पहाड़ों में हाइकिंग करने से पहले जूतों को थोड़ा ब्रेक इन करने का फैसला किया और उन्हें स्कूल पहन लिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और घर चलने लगी। चलना मुश्किल होता जा रहा था।
और हर कदम दर्दनाक था, लेकिन घर तक अभी भी एक लंबा रास्ता था। अचानक नथानियल द्वारा चलाई जा रही एक पुरानी पिकअप ट्रक उसके बगल में आकर रुकी। मुस्कुराता हुआ युवक उसे जहां भी जाना हो वहां तक छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी अजनबी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने शिकार के बगल में चलते रहा। नेट ने देखा कि एबी थोड़ी लंगड़ा रही है और उससे पूछा कि क्या हुआ। एबी ने आह भरी और स्वीकार किया कि उसके नए बूट्स थोड़े टाइट हैं और उन्होंने उसे छाला दे दिया है। यह सुनकर आदमी ने बस दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। एक पल हिचकिचाने के बाद हर्नांडेज ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि यह दयालु मुस्कुराता हुआ आदमी खतरनाक नहीं हो सकता, लेकिन वह बहुत गलत थी। रास्ते में किबी ने छोटी छोटी बातें करना शुरू कर दिया, अपने शिकार को आराम देने की कोशिश की और उसने यह काफी अच्छा किया। एबी सुरक्षित महसूस कर रही थी, सवालों के जवाब दे रही थी और उसके चुटकुलों पर हंस रही थी। एक पॉइंट पर आदमी ने उल्लेख किया कि उसे एक हार्डवेयर स्टोर पर रुकना होगा ताकि वह मरम्मत के काम के लिए कुछ चीजें ले सके। जैसे ही वे एक अंधेरे पार्किंग लॉट में घुसे, अबिगैल स्पष्ट रूप से घबरा गई। उसने उसे बताया कि उसका घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है और वह बाकी का रास्ता पैदल चल सकती है। ड्राइवर की आंखों में असहज देखकर उसने अपनी सीट बेल्ट खोलने और कार से कूदने की कोशिश की, लेकिन नेट ने उसके कदम का अनुमान लगा लिया था। एक तेज गति में उसने उसे कपड़ों से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से ग्लव बॉक्स से एक बंदूक निकाल ली। उसने इसे सीधे एबी के चेहरे पर तान दिया और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वह उसे मार देगा। हमलावर ने फिर उसके हाथ और पैर झिपटाई से बांध दी और उसके सिर पर एक बेसबॉल टोपी रख दी, जिससे उसकी नजर अवरुद्ध हो गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह यह नहीं देख सकती कि वे कहां जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि एबी ने टोपी को हटाकर सड़क देखने की कोशिश की। इससे वह क्रोधित हो गया। उसने एक स्टन गन निकाली और उसे तब तक झटके दिए जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। एबी एक अजीब, तंग और दमघोंटू जगह में जागी जहां कोई खिड़कियां नहीं थीं। यह वास्तव में एक छोटा शिपिंग कंटेनर था जो नथानियल का था, जो ट्रेलर पार्क में कुछ पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। जल्द ही अपहरणकर्ता डक्ट टेप और एक मोटरसाइकिल हेलमेट लेकर आया। उसने उसके मुंह और आंखों को टेप से बंद कर दिया, उसके सिर पर हेलमेट रख दिया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह पूरी तरह से अचल और असहाय है, उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और उस पर हमला किया। नेट ने अपने कैदी पर मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी किया, यह धमकी देते हुए कि अगर उसने कभी भागने या मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही उसने वादा किया कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगी और उसे कोई परेशानी नहीं देगी तो वह उसे छोड़ देगा। अपने कैद के पहले कुछ दिनों में अबिगैल सदमे की स्थिति में थी, व्यावहारिक रूप से अपने जीवन को अलविदा कह रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि उसका अपहरणकर्ता उसे मारने की योजना नहीं बना रहा है, कम से कम अभी तो नहीं। उसने उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करने का फैसला किया और देखा कि क्या वह उसे छोड़ने के लिए मना सकती है। कभी कभी वह उसके प्रति एक विकृत प्रकार का कोमलता दिखाता था, लेकिन ज्यादातर समय वह क्रूर था। उसके खिलाफ हर तरह के भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार का इस्तेमाल करता था। जिस कंटेनर में वह एबी को रखता था वह अच्छी तरह से साउंड प्रूफ था, इसलिए बाहर कोई भी उसकी चीखें नहीं सुन सकता था। लेकिन लगभग 1 महीने बाद वह उसे अपने ट्रेलर में लाने लगा, उसे नहाने देता था और यहां तक कि उसके साथ टीवी भी देखता था। समाचार के माध्यम से उन्हें एबी की तलाश के बारे में पता चला। तभी किबी को यह विचार आया कि वह एबी से उसकी मां को एक पत्र लिखवाए ताकि वह यह समझा सके कि एबी ठीक है और खोज अभियान को रोकने की कोशिश करे। अबिगैल ने अपने अपहरणकर्ता के निर्देशानुसार कई पत्र लिखे और हर बार उसने अपने स्थान के बारे में एक संकेत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नेट ने इसे देख लिया और उसे कड़ी सजा दी। आखिरकार उसने उसके निर्देशों का पालन किया ताकि उसका गुस्सा भड़काने से बच सके। लगभग 6 महीने बाद नेट ने अपने कैदी पर पर्याप्त भरोसा करना शुरू कर दिया और उसे अपने नकली पैसे के ऑपरेशन में मदद करने दिया। कभी कभी वह उसे अपने ट्रेलर में सोने देता था और यहां तक कि उसे खाना बनाने के लिए भी भरोसा करता था। लेकिन वह उतना ही क्रूर बना रहा, एबी का दुरुपयोग जारी रखा। उसने उसे मास्टर
कहने के लिए मजबूर किया और अपना असली नाम गुप्त रखा। धीरे धीरे आज्ञाकारी कैदी ने अपने अपहरणकर्ता के साथ कुछ रिश्ता बनाने में कामयाबी हासिल की और उसने उसे किताबें और पत्रिकाएं लाने के लिए भी मना लिया। एक दिन किसी बुक पर एबी ने नथानियल किबी नाम देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में उसके अपहरणकर्ता का नाम था। इसलिए उसने एक खतरनाक जुआ खेलने का फैसला किया। एक दिन उसने बस उसे उस नाम से बुलाया, किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन उसने सिर्फ आंखें घुमाई, आह भरी और शांति से पूछा कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। अबिगैल ने स्वीकार किया कि उसने इसे किसी किताब में देखा था। वह मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। चूंकि एबी अपना अधिकांश समय साउंड प्रूफ कंटेनर में बिताती थी, इसलिए उसे बाहर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं था। जुलाई 2014 में नथानियल एक बार में एक महिला लॉरेन से मिला। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह उसे अपने ट्रेलर में ले गया, जहां वे फिजिकल हो गए। बाद में लॉरेन ने अपनी वित्तीय समस्याओं के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उसके पास अपना किराया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जैसे ही वह जा रही थी, नेट ने उसे दो $50 के नोट दिए और वह चली गई। अगले दिन एक गुस्साई लॉरेन ने कीबी को फोन किया और उसे बताया कि जो पैसा उसने उसे दिया था वह नकली था। वह चिल्लाई कि उसने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है कि उसे नकली नोट कहां से मिले हैं और उसे चेतावनी दी कि पुलिस जल्द ही एक और खोज वारंट लेकर आएगा। उसे एहसास नहीं था कि उसकी कॉल गायब हाई स्कूल छात्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। 3 जुलाई को अपहरणकर्ता ने अचानक एबी को उसकी सारी निजी चीजें दे दी, उसके हाथ बांध दिए, उसे अपनी कार की सीट पर बैठाया और उसके चेहरे को बेसबॉल टोपी से ढक दिया। एबी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसे डर था कि वह आखिरकार उसे मारने जा रहा है। लेकिन तभी नेट एक सुनसान सड़क पर रुका, एबी को आजाद किया और बस इतना कहा, बाहर निकलो और पुलिस के पास जाने की हिम्मत मत करना। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसने गैस पेडल दबाया और तेजी से वहां से चला गया। एबी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वह सड़क पर चलती रही जब तक कि उसने एक साइन बोर्ड नहीं देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। घर पहुंचने में उसे कुछ घंटे लगे। बाद के इंटरव्यू में उसने याद किया कि वह लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी, डर रही थी कि कहीं उसका अपहरणकर्ता वापस ना आ जाए। लेकिन वह कहीं नहीं था। हर्नांडेज परिवार के घर के सामने एक सुरक्षा कैमरा लगा हुआ था, जिसने एबी के अंदर आने के पल को कैद किया। एबी ने अपनी मां को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना और जोर से उसे बुलाया। हैरान होकर उसकी मां ने फोन गिरा दिया और दरवाजे की ओर भागी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और लंबे समय तक रोते रहे। एबी ने देखा कि उसकी मां की उपस्थिति कितनी बदल गई है। वह चिंता के महीनों से बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। जैना ने तुरंत अपनी बेटी से पूछना शुरू कर दिया कि वह इतने समय से कहां थी और क्या हुआ था, और सुझाव दिया कि वे सीधे पुलिस के पास जाएं। लेकिन अपने अपहरणकर्ता की धमकियों को याद करते हुए एबी ने उसे सौंपने का फैसला नहीं किया और झूठ बोला कि वह नहीं जानती कि उसे किसने ले जाया था या उसे कहां रखा गया था। यहां तक कि पुलिस स्टेशन में भी उसने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया, डरते हुए कि नेट उसके और उसके परिवार के पीछे आएगा। अगले हफ्ते एबी अपने विचारों से जूझती रही। यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि क्या करना है। आखिरकार उसने अपनी मां को सच बताने का फैसला किया। जेनिया ने उसे समझाया कि जिस आदमी ने यह किया उसे न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। इसके अलावा जब तक कि भी बाहर था, न तो एबी और न ही उसका परिवार वास्तव में सुरक्षित महसूस कर सकता था। 27 जुलाई 2014 को अबिगैल ने आखिरकार पुलिस को अपने अपहरणकर्ता का नाम दिया, साथ ही उसकी कार का मॉडल और लाइसेंस प्लेट नंबर भी। नेट किबी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया और हर किसी के आश्चर्य के लिए उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि उसने अपनी गलती पूरी तरह से नकार दी। हालांकि जब अधिकारियों ने उसके ट्रेलर और कंटेनर की तलाशी ली, जिसे आखिरकार उन्होंने जांचा, तो उन्हें भारी मात्रा में सबूत मिले जो साबित करते थे कि एबी को महीनों तक वहां रखा गया था, दुर्व्यवहार और पीड़ा झेलते हुए। जांचकर्ताओं ने उसके बाल, खून, पसीना और यहां तक कि टूटे हुए नाखून भी पाए। हालांकि नेट की गलती साबित हो चुकी थी, उसके वकील ने अगस्त में उसे जमानत पर रिहा करने के लिए एक याचिका दायर की।
हैरानी की बात यह है कि जज ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिससे जनता में आक्रोश और अविश्वास फैल गया। लेकिन उसी दिन एक आदेश जारी किया गया जिसमें किबी को हर्नांडेज परिवार के किसी भी सदस्य के पास जाने या संपर्क करने से मना किया गया। नथानिएल किबी के खिलाफ मुकदमा दिसंबर 2014 में शुरू हुआ और मई 2016 तक चला। एक हल्की सजा पाने के प्रयास में प्रतिवादी ने एक सौदा किया और अपने अपराधों के लिए अपनी गलती स्वीकार की। उसे 90 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें पैरोल की संभावना 45 साल बाद ही होगी। अदालत में अबिगैल ने कहा कि वह अपने अपहरणकर्ता को माफ करती है और यह भी जोड़ा कि उसकी वजह से उसने अपने जीवन और अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल को और भी अधिक सराहना सीखा। उसकी मां ने भी गवाही दी और कहा कि हालांकि वह किबी से पूरे दिल से नफरत करती है, फिर भी वह इस बात के लिए आभारी है कि उसने उसकी बेटी की जान बख्शी और उसे घर वापस आने दिया। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि और भी चौंकाने वाली कहानियां आने वाली हैं।